Hello everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saraswati. In our last video, we have discussed about the features of anarchism. So आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं about the different types of anarchism. हमारा सबसे पहला ये जो वीडियो है ये based है on the first type which is philosophical anarchism. स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इसमें जो नोट्स है वो बहुत ही सफिशिएंट है, एनफ है, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो. बट कुछ मैं समझाऊंगी तो मतलब कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ, ऐसे सब. तो आपको वो सब अच्छे से सुनना पड़ेगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. आप पूरा वीडियो बिना देखे बस नोट से ही वो एनफ नहीं होता समझने के लिए. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू. Philosophical anarchism rejects the idea of legitimate authority in the sense that no individual, whether state official or not, has the right to command the obedience of another. इसका मतलब ये है कि देखो, हम पहले समझ रहे हैं कि एनार्किज्म का मतलब क्या होता है. वो अथॉरिटी के अगेंस्ट में होता है. अथॉरिटी के अगेंस्ट में तो वो एनार्किज्म है. तो फिलोसॉफिकल एनार्किज्म जो है उसका मेन मतलब वो भी मतलब ओरिजिनल जो हम एनार्किज्म समझ रहे हैं उसी जैसा है. इसमें बस इतना है कि वो अथॉरिटी के आइडिया को रिजेक्ट करता है. मतलब चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो. इलेजिटिमेट होने से तो बिल्कुल उसे अप्रूव नहीं किया जाता. इधर लेजिटिमेट होने से भी फिलोसॉफिकल एनार्किज्म अथॉरिटी को नहीं मानता है. वो नहीं मानता है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्टेट ऑफिशियल हो, वो कभी भी दूसरों के ओबीडियंस के ऊपर कमांड नहीं कर सकता. मतलब कभी भी वो इन एक्सचेंज ऑफ ओबीडियंस वो अपना कमांड दूसरे लोगों पे नहीं चला सकता. क्यों? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एज कंसीव्ड मोरली रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन जजमेंट्स. मतलब इधर ये नहीं बोला गया है कि स्टेट का ऑटोनॉमी होना चाहिए या और किसी का ऑटोनॉमी हमारे ऊपर होना चाहिए, लेकिन इधर कौन सा ऑटोनॉमी होना चाहिए? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक लिबरलिज्म में पढ़ा था कि रैशनैलिटी सबसे मेन फीचर था लिबरलिज्म में. सो रैशनैलिटी के हिसाब से क्या होता था? हम जो सोचते हैं उसी के हिसाब से हम सभी डिसीजंस लेंगे. व्हाई? Because man is a rational creature. So as man is a rational creature, he knows that what is good for him and what is bad for him. So अगर उसे पता है कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, then he is capable of taking any decision. तो उसके ऊपर और किसी का ऑटोनॉमी क्यों चाहिए? तो इसी लॉजिक को एनार्किज्म, जो फिलोसॉफिकल एनार्किज्म है, वो इस लॉजिक को प्रेजेंट करते हैं और वो किसी भी टाइप का अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं. Because of its focus on individual, this school of thought is also called individualist anarchism. आपने सुना होगा ये नाम इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म. सो फिलोसॉफिकल एनार्किज्म का दूसरा नाम है इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म क्यों बोला गया है? देखो, मैंने बोला था कि एनार्किज्म इज इक्वल टू लिबरलिज्म प्लस मार्क्सिज्म. मतलब इसमें लिबरलिज्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मार्क्सिज्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो एज लिबरलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि रैशनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, ये सब है. तो इसमें इंडिविजुअलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म. It was originally founded by Godwin himself in his essay Enquiry Concerning Political Justice. विलियम गॉडविन का क्या एसे का नाम क्या था? Enquiry Concerning Political Justice in 1793. तो हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल एनार्किज्म के सबसे मेन एक्सपोनेंट और चीफ एक्सपोनेंट कौन थे? विलियम गॉडविन. फिर हमारे सेकंड एक्सपोनेंट आते हैं मैक्स टर्नर, 1806 to 56, a German philosopher. In The Ego and His Own, 1845, argued that every individual is the unique one who truly owns himself. He recognizes no duties to others and does what is right for himself within the limit of his might. तुम्हें ये डेट्स भी याद रखना पड़ेगा, मतलब ईयर्स, कि मतलब कब किसका बर्थ हुआ था, कब डेथ हुआ था. मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है. लेकिन मोस्टली एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम जो होते हैं उधर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. तो पहले विलियम गॉडविन का वो ऐसे का नाम क्या था? एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस. फिर मैक्स टर्नर के वर्क का नाम क्या है? द ईगो एंड हिज ओन. सो द ईगो एंड हिज ओन में
उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, सबके पास अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंडिविजुअलिटी होता है, रैशनलिटी होता है। और अगर एक इंसान खुद को ओन करता है, मतलब एक इंसान को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, देन उसका और किसी दूसरे के प्रति कोई भी ड्यूटी नहीं होना चाहिए। लाइक उसको बस अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि ये थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिस्ट हो रहा है कि अपने इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए उसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसे दूसरों के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखना है, और उसके लिए जो सही है उसे वही करना चाहिए जितना उससे हो सके, मतलब विद इन लिमिट ऑफ हिज माइट, जितना उसके पास पावर है उस हिसाब से जितना उससे हो सके वो अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकता है, उसके इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकता है। In contemporary thought, Godwin's line of argument was endorsed by R.P. Wolf in Defense of Anarchism 1970। तो इधर हमारे और एक नए एक्सपोनेंट आते हैं, आरपी वुल्फ। उनका वर्क का नाम क्या था? इन डिफेंस ऑफ एनार्किज्म। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया था विलियम गॉडविन के इस आइडियोलॉजी को। Accordingly, philosophical anarchism has little scope to encourage cooperation among individuals or to evolve their formal organization. So, मतलब फिलोसॉफिकल एनार्किज्म में ना ज्यादा इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस किया गया था, मैंने ऑलरेडी ये बोला है। सो एज वो इंडिविजुअलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, वो नहीं चाहते थे कि लोगों का एक दूसरे के प्रति कोई ऑब्लिगेशन हो या उनके बीच में मतलब ऐसे कोऑपरेशन का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहना चाहिए, और कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट का या कोई भी रेगुलेटर का इधर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि उनके खुद के लिए क्या अच्छा है, they can develop their own interest, they can maximize their own interest, then we don't need any formal organization to interfere in their own personal matter. Its upholders are generally suspicious of authority, yet they recognize the rational authority of experts within their fields of competence and the moral authority of basic social norms such as contract should be kept. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। वो चाहते थे कि ऑथोरिटी ना रहे, वो ऑथोरिटी के ऊपर शक करते थे कि अगर ऑथोरिटी रहेगा उससे क्या होगा, इंडिविजुअल फ्रीडम हैम्पर होगा। लेकिन स्टिल वो ये बोलते थे कि अगर मतलब कोई भी फील्ड में रैशनल अथॉरिटी है, मतलब ऐसा एक चीज जो कि मतलब रैशनलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, देन हमें उसे फॉलो करना चाहिए, वो उसे रिकॉग्नाइज करते थे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों होने चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यों सपोर्ट करते थे? वो कॉन्ट्रैक्ट्स को इसीलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन जैसा होता है जहां की सभी का कंसेंट लिया जाता है। सभी का कंसेंट लिया जाता है तो सभी के रैशनलिटी को भी एनालाइज किया जाता है, सभी की इंडिविजुअलिटी को भी कंसिडर किया जाता है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स को वो सपोर्ट करते थे। और इधर और एक सेंटेंस है जिससे कि तुम ये बहुत ही इजीली समझ सकते हो। इफ पॉलिटिक्स इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ परsuading others when they do not agree, then philosophical anarchists may also recognize even political authority but not the coercive authority of the state। इसका मतलब ये है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को कोई बात मनवाना है देन हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उसे परसुएड कर सकते हैं, हम उसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ ये पॉलिसी तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि ये तुम्हारे डेवलपमेंट में ऐसा हेल्प करेगा। तो अगर इससे पॉलिटिक्स बोला जाता है देन फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी में विश्वास करते थे, लेकिन वो कोएर्सिव अथॉरिटी नहीं रखना चाहते थे क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी में तुम बस दूसरों को परसुएड कर रहे हो और उधर सामने वाले का कंसेंट भी रहता है कि वो तुम्हारे परसुएशन से अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसका खुद का रैशनलिटी भी उधर एप्लीकेबल होता है। बट अगर हम एक कोएर्सिव अथॉरिटी रखेंगे देन कोएर्सिव अथॉरिटी में ऑपरेशन आ जाता है, इधर एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डोमिनेट करता है जिसे कि एनार्किज्म टोटली रिजेक्ट करता है। सो फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट मे रिकॉग्नाइज द political authority but they strictly do not recognize the coercive authority. So
if members of a commune or workers cooperative actually participate in decision making, their decisions may be deemed morally binding. इधर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मैंने बोला था कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यों सपोर्ट करते थे, वैसे ही इधर दिया है कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो या कोई वर्कर्स का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उधर ना जो भी वो डिसीजन लेते हैं उसे हम बाइंडिंग बोल सकते हैं। बाइंडिंग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उधर सबके ओपिनियन को कंसिडर किया गया है, सबके रैशनैलिटी को उधर मतलब देखा गया है, तो वो उनके कंसेंसस की वजह से वो एक डिसीजन लेते हैं, उधर सबके बातों को माना जाता है, सबके बातों के ऊपर डेलिबरेशन होता है, इसलिए उन चीजों को एनार्किज्म वाले मतलब फिलोसॉफिकल एनार्किज्म वाले सपोर्ट करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसॉफिकल एनार्किज्म। ये मैंने ओपी गॉबा से आपको समझाया है, ये ओपी गॉबा के सारे पॉइंट्स है इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।